Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फिट एंड फाइन, एकदम मस्त, बढ़िया, हेल्दी। अच्छा ये बताओ कैसी चल रही है सीटेट की तैयारी? बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही है? उम्मीद तो यही करती हूँ तैयारी आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। नोट्स साथ साथ आप बनाते चल रहे हो या नहीं बना रहे हो तो बनाते चलिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली बस जल्दी जल्दी से नोट्स खोलो, रिवीजन करो और पेपर में 30 आउट ऑफ 30, है ना। अच्छा, क्लासेस में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो किसी थ्योरी में, चाहे जीन पियाजे हों, वाइगोस्की, कोलबर्ग, कोलर, ब्रूनर, जॉन डुई, मॉन्टसरी मेथड में, एरिक एरिक्सन में, एनसीएफ में, आरटीई में, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरिडिटी, टाइप्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सब कुछ, है ना। हम सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। नहीं ली है अभी तक क्लास तो जल्दी से आप चैनल पे जाइए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय योर ओन शैली गुलाटी, तो देख लेना। कोई भी क्लास मिस हुई हो तो अटेंड कर लीजिए, सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, बेनिफिशियल हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। जो भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, थ्योरीज़ हैं, वही मैं पढ़ाती हूँ। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। नहीं लिया तो अटेंड कर लेना, फिर से कहूँगी, और दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है आज की क्लास। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि हम स्टार्ट कर दें आज की क्लास को। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो, एग्जाम्पल्स में मज़ा आता हो, तो एक लाइक, एक शेयर, एंड सब्सक्राइब, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। इतना तो बनता ही है, नहीं है ना। इतना कर दो, कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लग रही है, इतना कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या सिर्फ आप लोग को ही है? मुझे भी है, हर किसी को होती है ना, छोटा हो या बड़ा, स्टूडेंट हो या टीचर, सबको ज़रूरत होती है भाई। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। ले लिया कॉपी पेन? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं ग्रेट डोर फैमिली के, हमारे लर्नर्स जो अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की ये जो हमारी क्लासेस हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। यानी चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे जूनियर की, ये क्लासेस आपकी दोनों के लिए हैं। और ये क्लासेस होती हैं हमारी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। चलो स्टार्ट करें फिर हम आज की क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं भी अपना पेन ले लेती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में कुछ, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। जब हमने समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी थी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कॉपी पेन ले लो, नहीं लिया है तो। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, है ना, इनको क्या बोलेंगे हम? विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, विकलांग बच्चे। कौन होते हैं विकलांग बच्चे? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर दोज हु हैव फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। देखो, विकलांग बच्चे वो होते हैं जिन्हें शारीरिक, या फिर हम कह सकते हैं मेंटली हो गई, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी, इंद्रियों से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, है ना। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, शारीरिक हो गई हमारी, शारीरिक, शारीरिक और मानसिक, मानसिक हो गई, और इंटेलेक्चुअल हो गई यानी बौद्धिक, और इंद्रिय संबंधित, है ना। इंद्रिय जैसे देखने में, सुनने में दिक्कत हो, समस्या हो, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इंद्रिय संबंधी। ये सारी समस्याएं होती हैं बच्चों को, चलने में, फिरने में, मानसिक हो गई, है ना, मेंटली हो गई, और देखने में, इन सब चीज़ों में इन बच्चों को समस्या होती है। These impairments may limit their ability to do activities like other children such as walking, speaking, hearing, learning or interacting.
जब बच्चों को ये सारी समस्या होती हैं, फिजिकल हो चाहे है ना, शारीरिक हो गई या मेंटली हो गई, इंटेलेक्चुअल हो गई, इंद्रियों से संबंधित हो गई, तो ये बच्चों क्या है, बाकी बच्चों के मुताबिक जो इनका जैसे चलना फिरना हो गया, बोलना हो गया, सुनना हो गया, सीखना हो गया, इंटरेक्शन हो गया, इन सब में कठिनाई महसूस होती है अगर हम बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ अगर हम बात करें तो नॉर्मल बच्चों के कंपेयर करें तो इन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत समस्याएं महसूस होती हैं चलने बोलने में, सुनने में, देखने में, कम्युनिकेट करने में, है ना, एक दूसरे से बातचीत करने में दिक्कत होती है। और देखते हैं क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ भी देख लेते हैं। जैसे पहले गई हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं शारीरिक, है ना। शारीरिक मैं कहूँ तो मेंशन कर देती हूँ ताकि मेरे हिंदी वाले जो प्यारे प्यारे लर्नर्स हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, है ना। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक कहाँ गया, रुक जाओ, शारीरिक शारीरिक विकलांगता, जैसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो, किसी को पोलियो है या सेरेब्रल पैल्सी है तो क्या होता है, चलने में दिक्कत होती है ना, यूजिंग हैंड्स और बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो पोलियो हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ये सब से क्या होगा, बच्चे को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होगी, है ना। शारीरिक नाम से ही समझ आ रहा है, चलने फिरने में बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। फिर आ जाती है विजुअल डिसेबिलिटी, है ना, साफ पता चल रहा है विजुअल देखने से रिलेटेड है, यानी दृष्टि, है ना, दृष्टि विकलांगता, है ना। दृष्टि विकलांगता क्या होगा, जैसे किसी की आईसाइट बहुत कम है या कोई ब्लाइंड है ना, देख नहीं सकता, इसमें क्या हो रहा है, विजुअल डिसेबिलिटी अगर किसी को होगी तो वो सीधा उसकी आईसाइट पे अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि चाहे वो हो सकता है उसे बिल्कुल भी दिखाई ना दे या फिर बहुत धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, प्रॉपर ब्लाइंड भी हो सकता है बच्चा, ये जो डिसेबिलिटी है इसमें। और उसका विज़न बहुत हल्का भी हो सकता है, ना के बराबर भी आप कह सकते हो, आईसाइट काफ़ी वीक होंगी। थर्ड आ जाएगी हियरिंग इम्पेयरमेंट, नाम से आप लोग समझ रहे हैं ये सुनने से रिलेटेड है, मेंशन कर देती हूँ, श्रवण, है ना, हिंदी में हम बोलेंगे इसे श्रवण बाधित, है ना, श्रवण, ओफो रुक जाओ, बाधित, बाधित, श्रवण बाधित, पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू हियर में यूज हियरिंग एड्स और साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। इन बच्चों को क्या होगा, सुनने में दिक्कत होगी, ये लोग साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, इशारों में हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो उसका यूज़ कर सकते हैं बातचीत करने के लिए। और हियरिंग एड्स जैसे काफ़ी सारे, देखो टीचिंग में भी कई बच्चा उन्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, मैंने बताया था ऑडियो कुछ आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने में, आजकल बुक्स आ रही हैं ऑडियो वाली, बस पेन रखो एंड जैसे ही लिखा है अफेक्ट इंटेलेक्चुअल, तो आप जैसे ही यहाँ पे पेन रखेंगे तो उसमें वो प्रोनाउंस होगा, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। स्मार्ट क्लासेस का आप यूज़ कर सकते हैं, तो क्या होगा, स्मार्ट क्लासेस में चाहे जैसे देखने में दिक्कत हो, सुनने में हो, तो दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। साथ ही साथ लर्निंग भी जॉयफुल में हो जाएगी, लर्निंग विदाउट बर्डन होगी, स्ट्रेस फ्री लर्निंग होगी, बच्चा इंजॉय करेगा, है ना। तो यहाँ तक की दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, जल्दी बताओ। इसमें हम कह सकते हैं बच्चा, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा थोड़ा बहुत उसका सुन पाए या पूरी तरीके से वो बच्चा बेचारा ना सुन पाए। तो देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चा या तो पूरी तरीके से कह सकते हैं सुन नहीं पाएगा, है ना, या फिर थोड़ा बहुत सुन पाएगा या ऊंचा सुन पाएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया तो बताओ फिर हम आगे बढ़ें। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, आंशिक या पूरी तरीके से ना सुनाई देना, सिंपली समझ लो अगर, है ना। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नाम से ही समझ आ रहा है इंटेलेक्चुअल क्या होगा, बौद्धिक विकलांगता, है ना। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ अपने प्यारे प्यारे लर्नर्स के लिए। कौन कहाँ से क्लास अटेंड कर रहा है एक बार बता तो दो मुझे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है ना। चलिए 4 आ जाती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये जो है अफेक्ट करेगी बच्चे की लर्निंग को, समझ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगी। एक बार मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ क्या क्या कहते हैं, ताकि हमारे प्यारे प्यारे लर्नर्स को दिक्कत ना हो, है ना। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहे, कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आपको ना आता हो।
सब क्वेश्चन आते हो, सबसे जल्दी आप CDP ही कंप्लीट करें क्वेश्चन, वो भी आउट ऑफ 30 लाएँ। उम्मीद यही है, मेरी कोशिश यही है और उम्मीद भी यही रखती हूँ कि ऐसा ही होगा अगर डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो, है ना। क्लास नहीं अटेंड करो और फिर कहो मैम ने तो बोला था 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, बट कहाँ है। डेली क्लास अटेंड करो और चीज़ों को समझो, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। बाकी हम प्रैक्टिस सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस कोर्स ख़त्म होने को है ही। मैं हर बार यही कह रही हूँ आपको काफ़ी दिनों से, क्योंकि अब ख़त्म सच में होने वाला है। तो यही कहूँगी कि डेली क्लास अटेंड करो अच्छे बच्चे की तरह, है ना, मिस मत करो। पढ़ने लिखने, है ना, पढ़ने नहीं, पढ़ना लिखना तो एक्चुअली स्पीच में आ जाएगा, इसमें समझ आ जाएगी हमारी, समझने की बात आ जाएगी, सीखने समझने की, है ना। यहाँ लिख देती हूँ सीखने समझने, लर्निंग सीखने, अंडरस्टैंडिंग यानी समझने, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ये कह सकते हैं सोचने में कठिनाई, है ना, सोचने में कठिनाई। हो सकता है बाकी बच्चों के मुताबिक ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले चीज़ों को सीखने में समझने में, है ना। तो हो सकता है इन बच्चों का जो पेस हो वो थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा ले, मतलब टाइमिंग ज़्यादा ले, है ना। स्लोली इन्हें चीज़ें समझ आए, धीरे धीरे समझ आए, जो गति हो वो धीरे धीरे हो, है ना। ज़्यादा टाइम लगे इन लोग को सीखने में समझने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इरिटेट होकर बैठ जाएं कि देखो उसने तो 10 मिनट में क्वेश्चन का आंसर सुना दिया, समझ गया वो तो एक ही एग्जाम्पल में समझ गया, तुम्हें इतने घंटों लगते हैं, तुम्हें 2 बार समझा दिया फिर भी समझ नहीं आया, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, पढ़ाई में नहीं है। देखो उसे 10 मिनट में लर्न हो गया, तुम्हें तो 20 मिनट हो गए। ये चीज़ नहीं करनी। सबका अपना अपना पेस होता है, किसी को ज़रूरी नहीं है जिसको 10 मिनट में चीज़ लर्न हो, सामने वाले को भी, दूसरे बच्चे को भी 10 मिनट में हो सकता है उसे 20 मिनट लगे, या हो सकता है उसे आधा घंटा भी लगे उस चीज़ को समझने में या याद करने में। तो कभी भी बच्चों के बीच कंपैरिजन हमें नहीं करना है, बच्चे को फेलियर महसूस नहीं करना, इनकरेज करना है कि हाँ तुम भी कर सकते हो। मोटिवेशन, है ना, मोटिवेट करना है। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब, है ना। देखो यही कहूँगी, बच्चों के बीच कभी कंपैरिजन नहीं करो, फेलियर महसूस नहीं कराना है हमें बच्चे को इनकरेज करना है। कोई परेशानी है तो समझो, बच्चों को गाइड करो, फैसिलिटेट करो, बच्चों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो और सॉल्व करने की भी उसकी मदद करो, सपोर्ट दो, है ना। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेट करो कि तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत है उसे सॉल्व करके, ताकि उसमें भी कॉन्फिडेंस बढ़े, उसको मौका दो एक्टिव पार्टिसिपेशन का। अगर बच्चा गलती कर रहा है कोई बात नहीं, लर्निंग में गलतियाँ तो देखो होती हैं, मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये निगेटिव नहीं है, मिस्टेक्स पॉजिटिव है, इस बात का आप ध्यान दें। बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूरियोसिटी है, अच्छी बात है। ये मत सोचो कितने क्वेश्चन पूछते हो तुम, इरिटेट नहीं होना। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छी बात है। एज अ टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करें, एक्टिविटीज़ प्लान करें। और टीचिंग एड्स, है ना, टीचिंग एड्स भी आप अलग अलग यूज़ करें। डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग एड्स आपको यूज़ करने हैं, जैसे कोई बच्चे को सुनने में दिक्कत है, देखने में है, कोई किसी को शारीरिक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है ना, विकलांगता की जो हम बात कर रहे हैं, कोई बच्चा उसे चलने में दिक्कत है, साइड में बैठा दिया, किसी को सुनने में बोलने में दिक्कत है, अलग कॉर्नर में या अलग क्लास में, देखो ये चीज़ मत करो। इससे क्या होगा, बच्चे को अलग महसूस होगा कि देखो मुझे मैम ने या सर ने हमें अलग बिठाया जाता है, हमें इग्नोर किया जाता है। नहीं, बच्चों को एक समान देखना है ना, भेदभाव हमें नहीं करना है, ना अमीरी गरीबी का, ना नॉर्मल बच्चा हो, क्रिएटिव हो, गिफ्टेड हो, डिसेबल्ड हो, कोई भी हो, है ना, भेदभाव नहीं करना। सबके साथ आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, और सब बच्चों को समझो एज अ टीचर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी मुझे बता दो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, आगे बढ़ूँ। फिफ्थ आ जाएगा लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, सीखने में दिक्कत हो सकती है। ये क्या है, हमारी रीडिंग को, बच्चों की रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, मैथ्स एबिलिटी हो गई, इन सबको अफेक्ट करेगी। जैसे कि हो गया डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने वगैरह में दिक्कत होती है, ठीक है, पढ़ने में हो गया, लिखने में हो गया, मैथ्स में हो गया, इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। मैं ले लेती हूँ अपना पेन। देखो मैथ्स एबिलिटी हम कह सकते हैं, मैथ्स में परेशानी होती है ना, इनका इंटेलिजेंस जो होगा वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी एकेडमिक्स में, दिक्कतें इन्हें होंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, इन्हें एकेडमिक्स में दिक्कत होंगी, भले ही इनका जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल है। 6 आ जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ट्रबल इन स्पीकिंग क्लियरली, अंडरस्टैंडिंग स्पीच और एक्सप्रेसिंग थॉट्स।
देखो स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होगा, बोलने में दिक्कत होगी, साफ नहीं बोल पाएंगे, है ना, और सही से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दूसरों के सामने बोलने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसे हम कह सकते हैं भाषा और वाणी प्रकार, है ना। स्पीच और लैंग्वेज यानी देखो भाषा लैंग्वेज हो गई ऑफ कोर्स, एंड स्पीच हो गई हमारी वाणी। स्पष्ट बोलने, समझने या विचार व्यक्त करने में कठिनाई होगी इन लोगों को, इन बच्चों को। सेवेंथ आ जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटीज, है ना। अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स, में अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, रिपीटेड एक्शंस और प्रिफर रूटीन्स। देखो मल्टीपल डिसेबिलिटीज ऑफ कोर्स नाम से आप लोग समझ ही रहे होंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की जो बात हो रही है। लेकिन देखो ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं कि ये मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा डिसीज़, लेकिन मुझसे एक यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ ऑलरेडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है, बट आई थिंक ये रिपीट हो गया, है ना। ये मल्टीपल डिसेबिलिटी नहीं है, है ना। ये क्या है फिर, ये क्या है फिर, ये है एक डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है जल्दी से देख लेते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, ASD, है ना। ये डिसऑर्डर होगा तो बच्चे का हम कह सकते हैं उसे कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में दिक्कत होगी, आई कांटेक्ट हो गया, और बार बार अपने एक्शंस को ये बच्चे रिपीट करते हैं। तो अगर किसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा तो उनका ये चीज़ कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये, है ना। अपनी बात रखने में, कम्युनिकेशन हो गई, बातचीत यानी, है ना, और बार बार अपने जो एक्शंस है उसे रिपीट करते हैं ये बच्चे, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रिपीटेड एक्शन करेंगे, आई कांटेक्ट भी ये नहीं कर पाते हैं, इन्हें कठिनाई होती है सोशल स्किल्स, बिहेवियर, कम्युनिकेशन में। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। फिर आ जाएगा हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी एक से ज़्यादा जब कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों हो गई, है ना। शारीरिक, है ना, बच्चे को चलने में दिक्कत है, बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई और दिक्कत है, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल भी है, बच्चा साफ नहीं बोल पा रहा, क्लियर अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसे कठिनाई हो रही है, तो ये हो गई आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, है ना। जब कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा हो, या एक से ज़्यादा भी, ऑफ कोर्स मल्टीपल की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा भी हो गया। चाइल्ड में हैव मोर देन वन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों हैं। तो ये सारी हो गई हमारी डिसेबिलिटीज़ की बारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज़ क्या होंगे डिसेबिलिटीज़ के चिल्ड्रन में बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले जो प्रीनेटल पीरियड होता है। इन्फेक्शन हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, कोई है अगर लेडी प्रेगनेंसी के टाइम ड्रग्स टाइप की चीज़ें या अल्कोहल यूज़ करें, देन वो चीज़ क्या होगा, बच्चे पे अफेक्ट करेगी। बर्थ के दौरान अगर ऑक्सीजन कम हो, प्रीमैच्योर बेबी हो जाए, कोई इंजरी हो जाए तो वो भी अफेक्ट करेगी, ऑफकोर्स उस वजह से डिसेबल्ड हो सकता है बच्चा। बर्थ के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिसीज़ हो जाती है जैसे मेनिनगिट्स, है ना, या माल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। अब आप सोच रहे होंगे ये मेनिनगिट्स क्या है ना, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो क्या है ये मेनिनगिट्स, बताओ कौन कौन सोच रहा है मेनिनगिट्स क्या है, किसे किसे पता है और किसे किसे मैं बताऊं। मेनिनगिट्स क्या है ये जल्दी बताओ, किसे किसे पता है। देखो ये जो डिसीज़ है ना, ये जो डिसीज़ है मेनिनजाइट्स, सॉरी, है ना, मेनिनगिट्स करो, मेनिनजाइट्स जो डिसीज़ है ये आमतौर पर क्या होगी, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन लोग को ज़्यादा होगी, या फिर किसी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है, उन लोग को ये ज़्यादा जल्दी ये डिसीज़ होती है। एक्सीडेंट हो गया तो इस वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स बच्चा डिसेबल्ड हो सकता है, विकलांगता इस वजह से हो सकती है बच्चों में, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉज हैं डिसेबिलिटी के बच्चों में। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, जल्दी जल्दी बता दो। माल न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे कुपोषण, कुपोषण ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ, कुछ रह ना जाए। चलो आगे बढ़े। नीड्स क्या होंगी इन बच्चों की, है ना, विकलांग बच्चों की क्या होंगी, ऑफकोर्स ये चाहते हैं प्यार मिले, है ना,
और जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे ही उन्हें ट्रीट किया जाए। समावेशी शिक्षा हो, रेगुलर स्कूल्स जो है जहाँ नॉर्मल बच्चे और इन बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता हो। जिसने भी कल की क्लास अटेंड करी है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उनको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है चाहे नॉर्मल हो। देखो, मैंने जब कल आप लोग से बात करी थी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, नहीं देखी हो क्लास तो देख लेना। हमने ऑलरेडी बात करी थी कि जो बच्चे होते हैं चाहे वो डिसेबल्ड हो, है ना, चाहे नॉर्मल हो, साथ बैठ के उन्हें पढ़ाओ। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम बाकियों से अलग हैं, हमें अलग बिठाया जा रहा है, उन्हें बुरा महसूस हो। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। सब बच्चे एक समान है, भेदभाव हमें नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। तो इन बच्चों की नीड्स क्या हैं? ऑफ कोर्स लव हम बात कर चुके हैं। लव दो, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट होने चाहिए। मतलब ये नहीं कहूँगी, जो उन लोग को समझ सकें, जैसे साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो बुक्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो बुक्स मैंने बताया भी था कि लास्ट क्लास नहीं देखी ना, देख लेना, है ना, सब कुछ इसी क्लास में बता दूँ तो ऑडियो बुक्स चलो बता ही देती हूँ। तो बुक्स आती हैं, तो एक पेन होता है, उस पर आप जैसे ही टच करेंगे जिस वर्ड पे, तो वो उस चीज़ को प्रोनाउंस करेगा। तो इस टाइप की बुक्स है, साइन लैंग्वेज है, इस टाइप की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे को चलने में दिक्कत है, तो स्टेयर्स अगर स्कूल में है ना, तो स्टेयर्स अगर स्कूल्स में है तो साथ में आप ये कर सकते हैं, उस टाइप की जैसे स्लाइड नहीं होती आजकल मॉल वगैरह में भी होती है, ताकि व्हील चेयर वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। तो इस टाइप की रैंप और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हर बच्चे को बराबरी की अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, चाहे कल्चरल हो, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या डिस्कशन हो गया, हर चीज़ में इन बच्चों को बराबर का अवसर मिलना चाहिए। भेदभाव नहीं करना कि तुम करोगे, तुम्हें सुनने में दिक्कत है, तुम देख नहीं सकते हो, या तुम्हें चलने में है। हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दो, इनकरेज करो, बच्चा ज़रूर करेगा, है ना। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पॉजिटिव नेचर रखो और बस बच्चों का साथ दो एज अ टीचर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। यहाँ तक कि कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, आगे बढ़ूँ, चलो। रोल क्या होगा, ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं। शांत होना चाहिए, बच्चे को इंकरेज करो, पॉजिटिव होना चाहिए, और बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, चैलेंज है, एज के हिसाब से पढ़ाओ, उनकी नीड्स क्या हैं, रुचियाँ क्या हैं और ज़रूरतें क्या हैं, इंटरेस्ट, नीड्स, इसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज हो गई, एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो गेम्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, स्मार्ट क्लासेस हो गई, पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, टीचिंग एड्स, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चा फ़न वे में सीखे और बेहतर तरीके से सीखे। क्लास में बच्चा बोर नहीं होना चाहिए, उसे मज़ा आना चाहिए लर्न करने में, सीखने में। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस आपकी क्लास में होनी चाहिए, है ना। ये ना हो बच्चा अगले दिन गायब है, हाय, पता चले कई बच्चा, अरे यार इन मैम का पीरियड आ गया, अब क्या होगा, इन सर का आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो बोर होंगे, नींद आएगी, ये चीज़ नहीं करनी। या फिर कल फिर क्लास बच्चा गायब, है ना, एब्सेंटीज ज़्यादा बढ़ जाए, ये काम मत करो। बच्चे क्यूरियस हो, है ना, आपकी क्लास के लिए एक्साइटेड हूँ कि अब तो इन मैम की क्लास का टाइमिंग हो गया, मज़ा आएगा, क्लास में मज़ा आएगा पढ़ाई करते हुए, चीज़ों को सीखते हुए। तो फन वे में करो, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मोटिवेशन कर रहे हैं, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना चाहिए एज अ टीचर या एज अ पेरेंट्स। अगर बच्चे भले ही कम ला रहे हैं, तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप कहें अरे क्या हुआ, ज़रा से मार्क्स से तो पास हुए, नहीं। उसे मोटिवेट करो, कोई बात नहीं बेटा, आज इतने आए हैं, कल उससे ज़्यादा आएंगे। तो इस टाइप से एज अ टीचर और पेरेंट्स आपको मोटिवेट करें, इंकरेज करना है। ये नहीं कि देखो उसके तो 20 में से 18 आए हैं और तुम्हारे आए हैं 11, ऐसा नहीं करना, कंपैरिजन करना नहीं है। सब बच्चा अपने आप में बेस्ट है ना। सबका अलग अलग पेस लेवल है, सब अलग अलग, कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे। आप अगर इंक्रीज करेंगे तो बच्चा 20 में से 18 क्या 20 आउट ऑफ 20 लाएगा, जैसे कि मेरे ग्रेड डोर के सारे लर्नर्स लाएंगे CDP में 30 आउट ऑफ 30। लाओगी या नहीं, लाओगे ना। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज शो एक्सेप्शनली हाई एबिलिटी इन वन और मोर एरियाज। अब मैं ले लूँ अपना प्यारा पेन, देखो क्या होते हैं, मैंने भी ले लिया अपना पेन, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बैठ ही गए होगे। प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम कहेंगे प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, सिंपली बताऊं तो ये अपने बाकी जो पीयर्स हो गए या बाकी बच्चों के अपने
सेम एज के जो बच्चे हैं, सेम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके मुताबिक थोड़े ज़्यादा तेज़ होंगे, ज़्यादा गहराई में सोचना, क्रिएटिव ज़्यादा होंगे, जल्दी सीख सकेंगे, लर्न कर सकेंगे, इंटेलिजेंस हो गए, क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, आर्टिस्टिक एबिलिटी, लीडरशिप स्किल्स होंगी। इन सबको हिंदी में पढ़ रहे हैं, रुक जाओ, है ना, इन सबको भी हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। सब्र करो प्यारे प्यारे बच्चों, सब्र करो। इंटेलिजेंस होंगे, है ना, यानी बुद्धिमत्ता। अच्छा, जो भी मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स, है ना, जो भी इस बार अच्छे मार्क्स से सीटेट में पास होने वाला है, रिजल्ट मुझे मेल कर देना। और देखो, एक सरप्राइज़ आप लोग के लिए, है ना, एक सरप्राइज़ भी होगा जिन जिनका भी क्लियर होगा मेरी क्लासेस से, है ना, मेरी क्लासेस से जो जो क्लियर करने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो एक सरप्राइज़ मेरी साइड से आपके लिए बताऊंगी। पर पहले एग्ज़ाम तो होने दो, टाइम पे हर चीज़ अच्छी लगती है ना, कुछ सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रख देना चाहिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, है ना, और एकेडमिक अचीवमेंट यानी शैक्षणिक प्रदर्शन, है ना, शैक्षणिक प्रदर्शन। और इसे इरेज कर दूं? जल्दी बताओ, कर दूं या नहीं कर दूं? चलो, अब क्या रह गया? एकेडमिक तक बात कर ली। आर्टिस्ट एबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे? कलात्मक प्रतिभा, है ना, कलात्मक प्रतिभा। किस किस का नाम है यहाँ पे प्रतिभा? चलो, लीडरशिप स्किल्स हमें पता ही है, नेतृत्व क्षमता, है ना, नेतृत्व क्षमता। क्षमता लिख दिया, क्षमता की जगह बातों बातों में आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। क्षमता, है ना, ये क्या हो गया? ये हो गया लीडरशिप वाली बात, है ना, लीडरशिप स्किल्स। थोड़ा सा लिख दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। और ये हमने बात करी थी आर्टिस्टिक एबिलिटी की, एबिलिटी, एबिलिटी देखो डबल बार लिख दिया। चलो छोड़ो, इतना तो समझ ही गए होगे, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन शो एक्सेप्शनली हाई एबिलिटी, इनकी एबिलिटी काफ़ी हाई होगी, है ना, इंटेलिजेंस लेवल भी हाई है, क्रिएटिविटी भी, एकेडमिक अचीवमेंट्स भी, आर्टिस्टिक एबिलिटी भी और लीडरशिप स्किल्स भी। सेम एज के और बच्चे होंगे लेकिन उनके मुताबिक थोड़ा सा ये तेज़ होंगे, है ना, तेज़ होंगे बाकी बच्चों की तुलना में, है ना, कई तेज़ होंगे, गहराई से कह सकते हैं, और अलग तरीके से सोचेंगे, क्रिएटिव होंगे, सीखते हैं, गहराई से सोचते हैं और सीखते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स होंगी, है ना, एडवांस कॉग्निटिव स्किल्स, थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली फ्रॉम एन अर्ली एज। वही मैंने बोला, अपनी उम्र से ज़्यादा कह सकते हैं, सोचेंगे, गहराई में समझेंगे चीज़ों को। देखो, एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नत संज्ञात्मक कौशल, है ना, संज्ञात्मक। ये देखो, मैंने गड़बड़ कर दी बातों बातों में आप लोगों से, एक मिनट। संज्ञानात्मक कौशल, ये तर्क और कौशल जल्दी करने लगते हैं ना, अर्ली एज में ही तर्क, लॉजिकली और क्रिटिकली, है ना, तर्क और संज्ञात्मक कौशल जो होगा, मतलब ये हुआ अर्ली एज में ही ये लॉजिकली सोच रहे हैं, और हम कह सकते हैं तर्क और विश्लेषण जल्दी करने लगते हैं ये। मेमोरी स्टोर, मेमोरी एंड क्विक लर्निंग एबिलिटी, है ना, याददाश्त काफ़ी अच्छी होगी और जल्दी चीज़ों को सीखेंगे। हाई क्यूरियोसिटी लेवल, है ना, जिज्ञासा बहुत होगी, अधिक जिज्ञासा, अधिक जिज्ञासा, अधिक जिज्ञासा होगी। आस्क डीप एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ऑलवेज ईगर टू लर्न थिंग्स, इन्हें नई नई चीज़ सीखने में बहुत मज़ा आएगा, नई नई चीज़ पूछने में और जानने में इनको काफ़ी मज़ा आएगा, है ना, यहाँ तक क्लियर? गहरे और हम कह सकते हैं सोचने वाले सवाल ये बच्चे पूछते हैं, बड़ा मज़ा आता है नई नई चीज़ों के बारे में जानने में, क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासा बहुत होती है। एक्सेप्शनल लैंग्वेज स्किल्स, यूज रिच वोकेबुलरी फॉर देयर एज, एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली एंड मैच्योरली, है ना, हम कह सकते हैं असाधारण, असाधारण भाषा कौशल, है ना, भाषा
कौशल। जल्दी बताओ इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताओ इसका मतलब क्या हुआ। यूज रिच वोकैबुलरी फॉर देयर एज, इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बता दो क्या हुआ इसका मतलब। यानी अपनी उम्र के हिसाब से बेहतर तरीके से, हम कह सकते हैं हिसाब से बेहतर तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत अधिक और बेहतर शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, अपने आइडियाज़ को क्लियरली रखते हैं, मैच्योरली रखते हैं, हम ये कह सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को। चलो जल्दी से और देख लेते हैं हम। मैं ये कर रही हूँ इरेज, है ना, कहाँ गया ये हमारा एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली यानी ऑफ कोर्स स्पष्ट, है ना, स्पष्ट, और मैच्योरली यानी परिपक्व, परिपक्व तरीके से अपने विचार क्या करेंगे, ये व्यक्त करेंगे यानी एक्सप्रेस करेंगे, है ना, क्लियरली और मैच्योरली। फोर्थ आ जाएगा क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन थिंग्स ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, क्रिएटिविटी रचनात्मक हम कह सकते हैं, रचनात्मक, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और इमेजिनेशन इसको हम क्या बोलेंगे, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता। अनोखे समाधान सोचते हैं ये, है ना, अनोखे सॉल्यूशन होंगे इनके। लव फॉर स्टोरी टेलिंग आर्ट और इन्वेंशन यानी कहानी लिखने, कहानी लिखने, चित्रकला हो गई, आर्ट हो गई, चित्रकला, और हम कह सकते हैं इन्वेंशन यानी आविष्कार में इनकी रुचि होगी यानी इंटरेस्ट होगा, है ना, आविष्कार में रुचि भी लिख देती हूँ साथ में ताकि पूरा ही क्लियर हो जाए, तो इनका इंटरेस्ट होगा इन सब चीज़ों में। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा, ईजिली हर चीज़ को ये नोटिस कर लेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा, हम कह सकते हैं तेज़ अवलोकन क्षमता होगी। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ईजिली, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें ईजिली ये समझ पाएंगे, अमूर्त विचारों को जल्दी समझते हैं। क्लियर यानी कॉन्क्रीट जो हम टच कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो हम सोच रहे हैं, है ना, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, या 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना, मतलब कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, पजल्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है जटिल, है ना, समस्याएं, इन्हें बहुत ही जल्दी से ये लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आगे बढ़ूँ, सेवेंथ आ जाएगा हाई एनर्जी लेवल, इनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होगा, मेंटली और फिजिकली ये बहुत एक्टिव होंगे, और कह सकते हैं ऑफन इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़ एट वंस, एक टाइम में काफ़ी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से बता दो। अधिक ऊर्जा स्तर, अधिक ऊर्जा स्तर होगा यानी हाई एनर्जी लेवल होगा, हमेशा फिजिकली और मेंटली ये बच्चे एक्टिव ही होंगे और कई सारी एक्टिविटीज़ में एक साथ ये भाग लेते हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी, डीप सेंस ऑफ जस्टिस और एम्पैथी में बी मोर सेंसिटिव देन पीयर्स, हो सकता है अपने पीयर से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है ना। चलो देख लेते हैं भावनात्मक, इमोशनल सेंसिटिविटी मतलब भावनात्मक संवेदनशीलता, संवेदनशीलता यानी सेंस किसका कह सकते हैं, जस्टिस और एम्पैथी की गहरी भावना। जस्टिस और एम्पैथी क्या होता है, लिख दूँ यहाँ पे, न्याय या सहानुभूति, एम्पैथी यानी सहानुभूति की गहरी भावना होगी। अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं ना, संवेदनशील हो सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर ओल्डर पीयर्स और एडल्ट, एंजॉय कंजर्वेशन विद टीचर्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन, में फील बोल्ड विद एज लेवल टास्क, है ना। इसको मैं कह सकती हूँ, एक मिनट पहले मैं इसको कर दूँ इरेज, है ना। बड़े बच्चे या कहाँ गया, बड़े बच्चे या बड़ों से मेल, है ना, मेंशन करने की ज़रूरत है तो कर देती हूँ, बड़े बच्चों या बड़ों से मेल, हम कह सकते हैं बड़ों से मेल। खिचड़ी पक गई, रुक जाओ, बड़ों से मेल।
मतलब इन्हें बड़ा मज़ा आता है अपने से उम्र से बड़े बच्चों से बातचीत करके, टीचर्स से बातचीत करके। क्लियर या नहीं? क्लियर यहाँ तक या नहीं हुआ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मुझे बता दो। उम्र के हिसाब से हम कह सकते हैं कामों में जल्दी बोर हो जाते हैं, मे फील बोर्ड विद एज लेवल टास्क, है ना। उम्र के अनुसार जो काम होते हैं उनमें ये जल्दी बोर हो जाते हैं, इन्हें मज़ा आता है अपने से बड़े उम्र वाले बच्चों से बात करके, टीचर से बात करके। सेल्फ मोटिवेशन एंड इंडिपेंडेंट, लर्न ऑन देयर ओन, लीड सेल्फ गाइडेंस वंस इंटरेस्टेड, है ना। आत्म प्रेरित कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन को हम, आत्म प्रेरित और स्वतंत्र, है ना। एंड इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, खुद से सीखने की आदत होती है। जब इन्हें किसी चीज़ में खुद इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तो गाइडेंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ूँ या नहीं? गिफ्टेड चिल्ड्रन नीड चैलेंजिंग टास्क एंड इंडिविजुअल्स अटेंशन, यानी जो ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है चैलेंजिंग टास्क की, उन्हें इसमें मज़ा आता है, और इंडिविजुअल अटेंशन की भी। हो सकता है ये नॉर्मल क्लास में बोर हो जाए, इन्हें चैलेंजिंग टास्क पसंद है। टीचर शुड प्रोवाइड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, नॉट जस्ट मोर ऑफ द सेम वर्क, एक जैसे काम नहीं बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिसको इसमें बोर भी ना हो, है ना, सीखें। देयर सोशल एंड इमोशनल नीड्स शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड, हम कह सकते हैं उनके भावनात्मक और सोशल और एक मिनट रुक जाओ, पेन ले लूँ, लिख ही देती हूँ। पेन 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 भावनात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, और सामाजिक पक्ष को भी समर्थन मिलना चाहिए, हम कह सकते हैं समर्थन मिलना चाहिए। उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, है ना, यानी भावनात्मक और सामाजिक पक्ष को भी समर्थन मिलना चाहिए इनके। अब आ जाते हैं हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रन, है ना। क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर दोज हु हैव द एबिलिटी इन न्यू, ओरिजिनल एंड डिफरेंट वेज। They do not just copy others, they imagine, create, express unique ideas, solution or works. They often think outside the box and are not afraid to be different or try new things. अब जल्दी से बताओ, किसे किसे पता समझ आया कि क्रिएटिव बच्चे कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ, किस किस के पल्ले में ये बात पड़ी, मायने में किस किस के गई ये बात? देखो, क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी रचनात्मक बच्चे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रचनात्मक बच्चे। कौन होते हैं ये बच्चे? वो होते हैं जिनमें कई अनोखी, अलग सोचने की, हम कह सकते हैं क्षमता होती है, कुछ नया ओरिजिनल होता है। ये दूसरों की कॉपी नहीं करते बल्कि खुद कुछ क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं और अपने यूनिक आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। कोई खिलौना है टूटा फूटा, उससे कुछ नया कर दिया, कुछ क्रिएटिव सा कर दिया, तो हम कहते हैं नकल नहीं करते बल्कि क्या करेंगे, अपनी कल्पना जो हो गई, इमेजिनेशन हो गई, कल्पना से दे इमेजिन, क्रिएट और एक्सप्रेस यूनिक आइडियाज़, कल्पना से नए विचार हो गए। जैसे कोई हमने स्टोरी बोल दी कि आप अपने आप को स्टोरी लिखो इस टॉपिक से रिलेटेड, से नए विचार हो गए, समाधान हो गया, या समस्या या रचनाएं बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं रचनाएं बनाते हैं, रचनाएं बनाते हैं, है ना। कॉपी नहीं करते, खुद से कल्पना कर रहे हैं, अपने विचार एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। कोई स्टोरी दे दी, एक पेंटिंग है तो उससे रिलेटेड अब अपने आप स्टोरी लिखो, आउटसाइड द बॉक्स हम कह सकते हैं, है ना। नया प्रयोग करने से ये डरते नहीं है ना, कुछ नया करने से ये लोग डरते नहीं है बिल्कुल भी, नए चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। वो गए हमारे प्यारे क्रिएटिव बच्चे। करेक्टरिस्टिक क्या होंगे? ओरिजिनल थिंकिंग होगी, नए आइडियाज़ होंगे, नई तरीके से कोशिश करते रहेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। देयर आंसर में सरप्राइज़ हो सकता है, इनके सॉल्यूशन से आप या टीचर्स जो हैं या और बाकी लोग सरप्राइज़ हो जाएं। नए नए आइडियाज़ होंगे इनके, नए नए सॉल्यूशन निकालेंगे, ओरिजिनल थिंकिंग होगी, कॉपी वाली चीज़ कुछ है ही नहीं यहाँ पे।
Imagination, they often daydream or create stories in their mind. They may love drawing, acting और story टेलिंग. इन्हें मज़ा आता है, जैसे ड्राइंग हो गई, पेंटिंग के ज़रिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्टिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई. तो इसमें क्या आएगा, इन लोगों को आएगा मज़ा, है ना. इमेजिनेशन की बात हो रही है, मैं पेन ले लेती हूँ, यानी कल्पना शक्ति. कल्पना शक्ति, है ना. चलो, तो इमेजिनेशन की बात हो गई है इसमें. चलो देखते हैं. मन में ही कोई कहानी बना ली, है ना, क्रिएट कर ली कोई स्टोरी. यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं. इन्हें पसंद होता है ना, स्टोरी टेलिंग, ड्राइंग, आर्ट, ये सब चीज़ें इन्हें काफ़ी पसंद होती हैं. जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस पूछेंगे, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसा होता है तो क्या होता. तो क्या करेंगे, ये काफ़ी क्यूरियस होंगे सवाल पूछने में, है ना. सवाल पूछेंगे, नई नई चीज़ों को जानने में, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको इरिटेट नहीं होना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ये ना लगे बच्चे को कि मैं यहाँ पे तो अपनी बात कर ही नहीं सकता, मैम या सर डांट देंगे मुझे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा. पूछने अच्छी बात है, बच्चा क्यूरियस है और ये अच्छी बात है या नहीं. क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा होता तो ये क्यों हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं. अपने हम कह सकते हैं ऑलवेज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना. जानने की कोशिश करते हैं, रिस्क टेकिंग होंगे, गलतियों से ये डरते नहीं है ना. भले एक बार फेल हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, बार बार ट्राई करेंगे. वो सबको करना चाहिए, है ना. कभी ना कभी तो सफल हो गए, तो ये डरते नहीं है गलतियों से. और मैं पहले कह चुकी हूँ, गलतियाँ पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है. सेंसिटिविटी, इमोशनल अवेयर होंगे, फील डीपली एंड नोटिस स्मॉल थिंग. हर एक छोटी से छोटी बात ये लोग नोटिस करेंगे. और हम कह सकते हैं, देखो, सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता. संवेदनशीलता, हिंदी में हम बोलते हैं सेंसिटिविटी को संवेदनशीलता. छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे, गहराइयों को समझेंगे, भावनाओं की, है ना, एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को आर्ट के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, या फिर कुछ लिख के, राइटर्स वगैरह भी हो सकते हैं, कला, संगीत या लेखन के ज़रिए अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते हैं. फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, प्लेफुलनेस एंड ह्यूमर, है ना, खेल खेल में मजाक. एक मिनट ये कर देती हूँ. प्लेनेस विद ह्यूमर्स एंड ह्यूमर्स का मतलब हो गया, पेन कहाँ गया, कहाँ गया प्लेफुल. हम कह सकते हैं इसे खेल खेल में मजाक. खेल खेल में मजाक, मजाक मजाक मजाक. उन्हें क्या, मजाक करने में, जोक्स हो गए और शब्दों से खेलने में बड़ा मज़ा आता है. यूज़ ह्यूमर्स इन क्रिएटिव वेज, है ना. हम कह सकते हैं वे रचनात्मक तरीके से क्या करेंगे, हंसी मजाक करेंगे. यूज़ ह्यूमर्स इन क्रिएटिव वेज, यानी वे रचनात्मक, यहाँ पे लिख देती हूँ, तरीकों से हंसी मजाक करेंगे, है ना. हंसी मजाक करते हैं. यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई. कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दो. आगे बढ़ रही हूँ, है ना. फ्लैक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, कैन लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. एक अलग नज़रिए से चीज़ों को ये देखेंगे, है ना. यानी लचीली कह सकते हैं, लचीली सोच, है ना. फ्लैक्सिबल थिंकिंग को हम कह देंगे लचीली सोच. लचीली सोच. ये हम कह सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे अपने विचार भी बदल देते हैं. एक अलग नज़रिए से ये देखते हैं, किसी भी बात को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं. ज़रूरत पड़ने पर अपने विचार भी बदल लेते हैं. फिर आ जाता है स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, कैन पिक्चर आइडियाज़ क्लियरली इन देयर माइंड, ऑफन क्रिएट मेंटल इमेजेस वाइल थिंकिंग. चलो, अब इसको मैं कर रही हूँ इरेज. अब इसको देख लेते हैं. मजबूत कल्पना कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को. मजबूत कल्पना, कल्पना. और क्या हो गया, दृश्यता. अपने मन में हम कह सकते हैं एक क्लियरली इमेज बना सकते हैं, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं चित्र बना सकते हैं. ऑफन क्रिएट मेंटल इमेजेस वाइल थिंकिंग, सोचते समय वो मानसिक कह सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो बनाते हैं. प्रेफरेंस फॉर इंडिपेंडेंस, लाइक अपने आप ही करना पसंद करते हैं. मे नॉट एंजॉय, इन्हें स्ट्रिक्ट रूटीन्स पसंद नहीं है कि एक लिमिट है, तुम्हें इतने बजे तक पढ़ना ही है, इस टाइम पे ये करना है. टाइम टेबल वाली चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है ना. तो खुद से सीखना इन्हें अच्छा लगता है. इंटरेस्ट इन आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग, ड्रामा,
क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो होंगी, इंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाइक मेमोराइजिंग फैक्ट से ज़्यादा नहीं, क्रिएटिविटी चीज़ों में मज़ा आएगा, उन एक्टिविटीज़ में मज़ा आएगा। तो एज अ टीचर्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कैसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी है बच्चों की नीड्स, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इन्हें मज़ा आएगा आर्ट्स, म्यूज़िक, राइटिंग में, ड्रामा में, इन सब में ये इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट बढ़ती हूँ आगे। डिफरेंस क्या होगा, देखो हाई एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी गिफ्टेड में, है ना। और इसमें क्या होगा, क्रिएटिव में ओरिजिनल होगी, डुप्लीकेट वाली चीज़ नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला कोई काम नहीं है। इमेजिनेशन होगी, ये लॉजिकली बात करेंगे और ये कुछ अलग सोचेंगे, फ्लैक्सिबल होंगे, है ना। और ये जल्दी लर्न करेंगे, लॉजिकली करेंगे। इन्हें स्कूल में सब्जेक्ट्स में उसमें मज़ा आ रहा है, और इनको आर्ट्स में, इनोवेशन में, आइडियाज़ में, कुछ नया क्रिएटिव में प्रेफर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल। और इसमें बात हो रही है फ्रीडम की, उन्हें एक्सप्लोर करने में, आसपास की दुनिया को जानने में मज़ा आ रहा है। जो क्रिएटिव बच्चे होंगे कि क्या है आसपास की दुनिया में, इंडिपेंडेंट होना इन्हें ज़्यादा पसंद है। और गिफ्टेड में क्या बात हो रही है, स्ट्रक्चर और लॉजिक की। व्हाट टीचर्स शुड डू फॉर अ क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्या क्या करना चाहिए क्रिएटिव चिल्ड्रंस के लिए। ओपन एंडेड टास्क होने चाहिए, है ना। जैसे आप कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी आंसर होने चाहिए। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछना कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, या कौन सी स्टेट है। आप कह सकते हैं पॉपुलेशन के लिए आजकल जो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड कुछ बताओ, या पॉल्यूशन रोकने के लिए आप बताइए क्या क्या करना चाहिए हमें। और इस टाइप की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसके बहुत सारे जवाब हो। जैसे आपने कोई बच्चों को एक कह सकते हैं एक कोई ड्राइंग में ही अगर हम कह रहे हैं कोई पिक्चर दे दी तो उससे रिलेटेड आप स्टोरीज़ आप लिख सकते हैं, या इसे कोई पिक्चर को दिखा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉल्यूशन से रिलेटेड जैसे कि मैंने बात करी, या आपके पास अगर एक दिन के लिए कोई पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक दिन के लिए आप पीएम बन गए तो क्या करेंगे, या फिर आपके पास 3 ऑप्शन हुए कुछ करने के तो क्या करेंगे, इनविजिबल हो गए तो क्या करेंगे। तो सबके अलग अलग विचार होंगे, तो ये ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चन। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी, अगर बच्चे में जिज्ञासा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, उसे इंकरेज करो, पॉजिटिवली लो, है ना, निगेटिव में मत लो। अलाउ टाइम फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, बच्चे को समय दो। जज नहीं करना चाहिए बच्चों को ज़्यादा जल्दी, है ना, क्विकली जज मत करो। अगर वो अपने आइडियाज़ उसके डिफरेंट है, क्रिएटिव बच्चा है, कुछ नया बता रहा है, तो एक बार में जज हमें नहीं करना है ना। एक सेफ़ इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है जहाँ पे वो बच्चा एक सिक्योर फील करे कि हाँ मैं अपनी बात यहाँ रख सकता हूँ, समझेंगे हमारे टीचर्स की बात को, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ना। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए आप समय दें, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज की क्लास फिर यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे कल नहीं, कल तो सैटरडे है, कल तो छुट्टी है ना, फन डे, लेकिन रिवीजन कर लेना, है ना। चलो कल सैटरडे फिर संडे, 2 दिन आपको मिल जाएंगे, रेस्ट भी मिल जाएगा, रिलैक्स भी हो जाओगे, फ्रेश भी हो जाओगे, और फिर मंडे को मिलते हैं नई क्लास, नए टॉपिक, और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो रेडी रखना, है ना, कॉपी पेन के साथ रेडी मिलना 7 बजे, और रिवीजन करते रहना। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और बात, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, मज़ा आया हो क्लास में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।